तो सोचिए, आपके पास एक जबरदस्त स्टार्टअप आइडिया है, काम शुरू हो गया है, प्रोडक्ट भी कमाल का है, शुरुआती ग्राहक भी आ रहे हैं, मतलब माहौल में गजब की एनर्जी है। लगता है सब सही चल रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अक्सर उसी चमक दमक के पीछे ना एक घड़ी टिक टिक कर रही होती है जो दिखती नहीं है। अच्छा, हम्म कैसी घड़ी? मतलब कभी कोई जरूरी टैक्स की डेट निकल गई, या फिर फाउंडर्स के बीच जो शुरू में बातें तय होनी थीं वो ठीक से हुई नहीं, या शायद इक्विटी कैसे बटेगी इसमें कोई कोई चूक हो गई। हम्म ये चीजें ना बाहर से शायद छोटी लगें, पर वो अंदर ही अंदर स्टार्टअप की जड़ें कमजोर कर सकती हैं। मतलब उससे उड़ान भरने से पहले ही रोक सकती हैं। ये तो बहुत ज़रूरी बात है। और शायद इसीलिए वाई कॉम्बिनेटर की जो कर्स्टी नथू और कैरोलिन लेवी हैं, वो इन कानूनी और फिनेंशियल चीज़ों पर इतना जोर देती हैं, है ना? जिन पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। हमें अपने सोर्सेस से पता चली हैं वो नींव जिस पर एक स्टार्टअप सच में टिकता है। ठीक है। और देखिए, ये साफ करना जरूरी है कि आज हम कोई फैंसी मार्केटिंग या ग्रोथ की बातें नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ। हम बात कर रहे हैं उन बिल्कुल जरूरी, आप कह सकते हैं गार्डरेल्स की या सुरक्षा घेरों की, जो स्टार्टअप को पटरी पर रखते हैं, गिरने से बचाते हैं। सही कहा। क्योंकि होता ये है कि फाउंडर्स अपने प्रोडक्ट में, ग्राहक लाने में, मतलब इन सब रोमांचक चीज़ों में इतने खो जाते हैं कि उन्हें वो कंपनी रजिस्टर कराना, टैक्स देखना, इक्विटी बांटना, ये सब बोरिंग लगता है। हाँ, और टाल देते हैं कि बाद में देख लेंगे। एग्जैक्टली, बाद में। और यहीं पर वो जो कर्स्टी और कैरोलिन की बातें हैं वो एक चेतावनी जैसी हैं। उन्होंने ऐसे कितने ही केस देखे हैं जहां सिर्फ इसलिए कि कंपनी जल्दी रजिस्टर नहीं हुई, फाउंडर्स ने अपनी ही कंपनी का कंट्रोल खो दिया। ओह! या फिर मान लीजिए शेयर होल्डर्स के बीच कोई साफ एग्रीमेंट नहीं था, तो पार्टनर सालों तक कोर्ट कचहरी में फंसे रहे। स्टार्टअप की दुनिया तो वैसे ही इतनी तेज है, वहां बाद में का मतलब अक्सर बहुत देर हो गई होता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो फिर इस जाल से बचने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे बेसिक। देखिए, पहला और सबसे जरूरी सेफ्टी नेट है सही कानूनी ढांचा। मतलब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन। ज्यादातर स्टार्टअप्स जिनका इरादा बड़ा बनने का है, उनके लिए सलाह बिल्कुल साफ है, डेलावेयर सी कॉर्प। डेलावेयर सी कॉर्प। ये स्पेसिफिक क्यों? मतलब इसमें क्या खास बात है? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो ये कि निवेशक, खासकर वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, वो इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझते हैं और इसी में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अच्छा। दूसरा, डेलावेयर का जो कॉर्पोरेट लॉ है वो बहुत पुराना और सेट है, तो कानूनी मामलों में क्लैरिटी रहती है, कंफ्यूजन कम होता है। ठीक है। और तीसरा, सी कॉर्प स्ट्रक्चर में आगे चलकर एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन देना आसान होता है। अगर इसमें देरी की ना, तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है, जैसे इक्विटी किसकी कितनी है ये साफ ना होना, निवेशक पैसा लगाने से हिचकिचाना, और टैक्स फाइलिंग में तो दिक्कतें आती हैं। समझ गई। और मान लीजिए एक से ज्यादा फाउंडर्स हैं, तब इक्विटी कैसे बटे, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। अक्सर शुरू के जोश में ये बातें रह जाती हैं। हाँ, और ये बाद में बहुत बड़े झगड़े की जड़ बनता है। इसीलिए जरूरी है कि डे वन से सब कुछ लिखा पढ़ी में हो, बिल्कुल साफ। वाईसी का तो एक स्टैंडर्ड नियम जैसा है, 4 साल की वेस्टिंग, 1 साल की क्लिफ के साथ। 4 साल वेस्टिंग, 1 साल क्लिफ। इसे आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। मतलब फाउंडर्स को कंपनी में उनका पूरा हिस्सा एकदम से नहीं मिलता, बल्कि धीरे धीरे 4 साल में मिलता है। और क्लिफ का मतलब है कि कम से कम 1 साल तो कंपनी के साथ रहना ही होगा, उसके बाद ही हिस्सेदारी मिलनी शुरू होगी। अच्छा, तो इसका मकसद शायद वो सिचुएशन अवॉइड करना है जहां कोई को फाउंडर, मान लीजिए 6 महीने में ही छोड़ के चला जाए, लेकिन कंपनी का आधा हिस्सा लेकर। बिल्कुल सही पकड़ा। इसी को वो गायब होने वाले को फाउंडर वाली प्रॉब्लम कहते हैं। वेस्टिंग इसी से बचाता है। अच्छा, अब आते हैं पैसे के मैनेजमेंट पर। हाँ, ये भी एक मुश्किल एरिया है शुरू में, जब कोई फुल टाइम सीएफओ वगैरह नहीं होता। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर ना शुरू में शायद फुल टाइम अकाउंटेंट से ज्यादा जरूरी है कुछ अच्छी आदतें और अनुशासन बनाना। सबसे जरूरी, हर खर्चा ट्रैक करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। हाँ, हर खर्चा। और बिजनेस का पैसा और अपना पर्सनल पैसा, इसके लिए खाते बिल्कुल अलग रखो, मिक्स नहीं करना। और अपनी बर्न रेट, मतलब हर महीने कितना पैसा जल रहा है, इसे ठीक से समझो और लगातार देखो। कॉस्टी नथू का एक कोट है, वो कहती हैं, अपने फाइनेंस ऐसे मैनेज करो जैसे पता हो कि कल सुबह ऑडिट होने वाला है। वाह, ये तो बढ़िया सोच है। अच्छा, पैसों के अलावा कानूनी दांव पेच भी तो होते होंगे जो छुपे हुए खतरों की तरह है। किन चीजों से बचना चाहिए? हाँ, कई हैं। एक बड़ा खतरा है अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी आपका जो यूनिक आइडिया है, कोड है, ब्रांड है, उसे लीगली प्रोटेक्ट ना करना। दूसरा,
कहीं से भी उठाया हुआ बिना समझे कोई कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल कर लेना, इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया या किसी दोस्त से ले लिया। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। और तीसरा, लोकल एम्प्लॉयमेंट लॉज को नजरअंदाज करना, खासकर जब आप टीम बना रहे हो। कैरोलिन लेवी एक कहानी बताती हैं कि कैसे एक फाउंडर ने ऑनलाइन से कोई फ्री कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट यूज किया था। अच्छा। बाद में पता चला कि वो उनके स्टेट के कानून के हिसाब से ठीक नहीं था, और नतीजा, उन्हें सेटलमेंट में $100,000 देने पड़े। $100,000? बाप रे, ये तो बहुत महंगा सबक पड़ गया। इसका मतलब ये है कि कभी-कभी एक्सपर्ट की मदद लेना जरूरी है, भले ही खर्चा हो। हाँ, पर देखिए, इसका मतलब ये भी नहीं कि हर छोटी चीज के लिए आप महंगे वकील या अकाउंटेंट के पास भागें। जरूरी ये है कि आप पहचानें कि कब उनकी जरूरत वाकई है। सही। तो वो कौन से मौके हैं? कुछ खास मौके हैं जहां उनकी सलाह बहुत कीमती होती है, जैसे कंपनी रजिस्टर करते समय, पहली बार बाहर से पैसा उठाते समय यानी फंडिंग के टाइम, एम्प्लॉयज के लिए स्टॉक ऑप्शन प्लान बनाते वक्त, या फिर किसी बड़े क्लाइंट या सप्लायर के साथ कोई जरूरी डील साइन करते हुए। ठीक है। आप उन्हें अपनी स्टार्टअप की पिट क्रू समझ सकते हैं, पिट क्रू, जैसे रेसिंग में होती है। हाँ बिल्कुल, वो हर वक्त नजर नहीं आते, लेकिन रेस जीतने के लिए सही मोड़ पर उनकी जरूरत पड़ती है। ये एक पिट क्रू वाली बात अच्छी लगी। तो मतलब निचोड़ यही है कि सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट होना ही काफी नहीं है। निश्चित रूप से। देखिए, बेहतरीन प्रोडक्ट आपको कस्टमर तो दिला देगा, लेकिन गेम में बने रहने के लिए, टिके रहने के लिए वो सॉलिड कानूनी और फाइनेंशियल नींव जरूरी है। स्टार्टअप्स फेल होने के कई कारण होते हैं, पर ये जो कागजी कार्रवाई वाली चीजें हैं ना, कम से कम ये वजह नहीं बननी चाहिए। ये तो फाउंडर्स के कंट्रोल में है। सही बात है। अक्सर सुनने में आता है कि ये कानूनी और फाइनेंशियल काम बड़े बोरिंग होते हैं, लेकिन जैसा कि हमने आज बात की और जो सोर्सेज बताते हैं, शायद बोरिंग चीजें ही आपको जिंदा रखती हैं। तो क्या सोचने वाली बात ये है कि यही जो उबाऊ लगने वाले काम है, यही असल में किसी भी बड़े सपने को हकीकत बनाने की सबसे ठोस, सबसे जरूरी बुनियाद है।